नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दूसरे दिन संघ के अनुवांशिक संगठनों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कामों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने क्षेत्र में उनको जो ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो आकलन है, उसके बारे में भी यहां सबके सामने प्रस्तुति की है। और इस कारण से देश समाज की परिस्थिति के बारे में विविध संगठन जो अपने अपने दृष्टि से कार्य करते रहते हैं, उन सभी के अभिमत यहां पर आए और उससे स्वाभाविक ही सभी लोगों को देश समाज की परिस्थिति को और अच्छे से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। या देश भर में महिलाओं के सहभाग की दृष्टि से सभी संगठन लगातार प्रयासरत रहते हैं और सभी संगठन में प्रमुख पदाधिकारियों में महिलाओं का भी सहभाग अच्छी मात्रा में है। और विशेष रूप से ये बात बढ़ती रहे, ये सहभाग भी बढ़ता रहे, इस दृष्टि से संघ की तरफ से भी सभी संगठन के लिए आग्रह रहता है। और इस दृष्टि से जो प्रयास चलते रहते हैं, इस संदर्भ में भी सब लोगों ने अपनी जानकारियां वहां पर दी। और विशेषकर जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग दृष्टि से महिलाओं के विषयों के संदर्भ में भी सभी संगठन अपनी अपनी दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रीड़ा भारती जो संगठन है, संघ प्रेरित, उस संगठन ने पिछले वर्ष विशेषकर जो देश में महिला खिलाड़ी है, उनके संदर्भ में एक विशेष अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन था वो। और उसके पश्चात उन्होंने उनके संदर्भ में उनके विषयों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया है। और ये बात भी ध्यान में आई कि बहुत सारे महिला खिलाड़ी आजकल योग का भी उपयोग कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन का भी उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत कराया, जिसके बारे में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस समय भी सभी संगठन में जो महिलाएं कार्यरत है, उन लोगों ने बहुत सारे देश भर में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार के, जिससे एक अच्छा वातावरण बने, एक पूरक देशभक्ति का वातावरण बने, इस दृष्टि से कई कार्यक्रमों का विशेषकर आयोजन किया था। और लगभग 887 जितने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह पर हुए, जिसमें जगह जगह पर विशेष रूप से महिलाओं ने सहभाग लिया था। और विशेष बात ये बताई जा सकती है कि अभी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट में भी सभी जगहों पर इन सारे संगठनों में महिलाओं का सहभाग जो है नित्य रूप से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, इसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई। सभी संगठन जो शिक्षा क्षेत्र में विशेषतर काम कर रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विद्या भारती और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्कृत भारतीय, सारे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छे से क्रियान्वयन हो केंद्र के स्तर पर और राज्यों में, इसके लिए अपने संगठन के तौर पर प्रयास किए। कई सारे प्रयोग उन्होंने किए। समाज में उस दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास कैसे किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और विशेषकर शिक्षकों को इस दृष्टि से तैयार करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों में इसके दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के भारतीयकरण की दृष्टि से भी उन्होंने प्रयास किया है और उसके जो भी विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा उनका सहभाग हो और उनके द्वारा सरकार की तरफ से या एनसीईआरटी की तरफ से या यूजीसी की तरफ से जो भी पुस्तकों के पुनर्लेखन का काम चल रहा है, उसमें अपने सुझावों
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए नव चयनित 1510 अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। और आज उसी का परिणाम है कि जो सख्ती की गई थी, उस सख्ती का परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हमारे सामने है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं, वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे। और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा, आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट के दौर से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे,
पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। और ये तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने, और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। वहां पे उत्तर प्रदेश ने यह अपनी गति को इस रूप में प्रगति की तरफ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और ये तब जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत साफ सुथरा मंच दिया। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो, आप सोचिए, आईटीआई पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ। और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी।
35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में। उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे। अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते। और इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को इन सब प्रकार के ट्रेड के साथ जोड़ करके आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नए समय के अनुरूप, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी अपने लिए रोजगार मांगेगा नहीं, बल्कि कंपनियां आकर के उसका चयन करके लेकर के जाएंगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, नियत स्पष्ट है, होना है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने रोजगार को चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी सुविधा दी गई। याद करिए
आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग की बात तो दूर, जो परंपरागत उद्यम भी था, उसके जो क्लस्टर थे वे भी बंद के कगार पर थे। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे विपन्न रहा होगा, जो 8 वर्ष पहले करके छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, उस सब के बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था। और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ये कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा, तो उसके सामने पहचान का संकट आना ही था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आज पूर्णिमा है। आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। सायंकाल रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अलग अलग उत्सव उससे पहले संपन्न हो चुके होंगे। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उसी बीच में बारह फुआद भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागिर्दी हुई क्या? आज लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में और भी अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति आराम से अपनी श्रद्धा के अनुरूप जा रहा है। उसको पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन क्या 8 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो,
क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी। और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।